नमस्ते। इस गहरी चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर जब हम मेडिकल साइंस या किसी बीमारी की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बड़ा ही सीधा सा गणित होता है। हाँ बिल्कुल। एक कॉज और एक इफेक्ट। वही तो, मतलब बुखार आया तो थर्मामीटर ने बता दिया कि तापमान बढ़ा हुआ है। हड्डी टूटी तो एक्सरे में एक साफ लाइन दिख गई। सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। लेकिन काश हर बीमारी इतनी ही साफ साफ दिखाई देती। सही कहा। अब सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान लगातार थक रहा हो, उसका वजन बिना ज्यादा खाए बढ़ रहा हो, बाल झड़ रहे हों, और जब वो डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट कराए तो डॉक्टर कहे बधाई हो, आपकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है मरीजों के लिए। है ना? इंसान अंदर से टूट रहा है, लेकिन एक कागज का टुकड़ा कह रहा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। आज हम इसी मेडिकल इल्यूजन को, इस धोखे को डिकोड करने वाले हैं। और ये सच में आज के समय की एक बहुत बड़ी खामोश पहेली है। बिल्कुल। थायराइड की बीमारी एक ऐसा साइलेंट इंट्रूडर है जो हमारे घरों में, खासकर छोटे शहरों और कस्बों के परिवारों में बहुत ही दबे पांव घुस रहा है। और लोगों को पता भी नहीं चलता। हाँ, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है या काम की थकान है, लेकिन असल में उनकी शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म अंदर ही अंदर एक बड़ी जंग लड़ रहा होता है। और यही आज की इस चर्चा का मिशन है। हम उन सारे मिथकों को तोड़ेंगे जो इस बीमारी के इर्द गिर्द बुने गए हैं। जी। इसके लिए हमने बहुत सारे सोर्सेस खंगाले हैं, जैसे मेडिकल जर्नल्स, IJIRT और JMIR की रिसर्च, भारत सरकार की प्रेगनेंसी गाइडलाइंस और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा आंकड़े। और हमने कुछ जमीनी अनुभव भी लिए हैं ना। बिल्कुल, रेडिट पर आम लोगों के जो असली अनुभव हैं उन्हें भी शामिल किया है। हम इन भारी भरकम साइंटिफिक बातों को एक भरोसेमंद पारिवारिक डॉक्टर की तरह समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी मुश्किल जार्गन के। ये बहुत जरूरी है ताकि हर परिवार इसे समझ सके। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उन लक्षणों की बात करते हैं जो अक्सर घर पे नजर आते हैं, लेकिन जिन्हें हम बस थकान समझकर टाल देते हैं। लक्षणों की बात करें तो अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड को देखें, तो ये ऐसा है जैसे शरीर का मेन स्विच किसी ने धीमा कर दिया हो। मेटाबॉलिज्म गिर जाता है। बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। लोग बिना वजह इतनी थकान महसूस करते हैं कि सुबह 10 घंटे सोकर उठने के बाद भी उन्हें लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। अरे बाप रे। और भूख बहुत कम लगती है, फिर भी वजन लगातार बढ़ता चला जाता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब खा कम रहे हैं, फिर भी वजन बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि शरीर उस खाने को एनर्जी में बदल ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ठंड लगना, त्वचा का एकदम रूखा हो जाना और बालों का गुच्छों में झड़ना। और कई मामलों में तो डिप्रेशन या एक अजीब सी उदासी छा जाना, ये सब इसके बहुत ही क्लासिक संकेत हैं। और इसके बिल्कुल उलट भी तो एक स्थिति होती है ना जी, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जहां शरीर का सिस्टम जैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला जाता है। मतलब सब कुछ बहुत तेज होने लगता है। बिल्कुल। अचानक वजन का तेजी से गिरना, बैठे बैठे घबराहट होना, बहुत ज्यादा पसीना आना और दिल की धड़कन का बेकाबू हो जाना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। नॉर्मल रिपोर्ट वाला। हाँ, लोग ये सारे लक्षण महसूस करते हैं, लैब जाते हैं और रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी तो नहीं हो सकती? ऐसा क्यों होता है कि ब्लड रिपोर्ट कुछ और कह रही है और शरीर कुछ और? ये एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे ट्रिकी हिस्सा है। इसे मेडिकल भाषा में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। सब क्लिनिकल मतलब जो क्लिनिक की रिपोर्ट में साफ न दिखे। एक तरह से हाँ। इसे समझने के लिए हमें शरीर के उस कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना होगा जो हार्मोन्स के जरिए चलता है। अच्छा बताइए। देखिए, हमारे दिमाग के निचले हिस्से में एक मटर के दाने के बराबर ग्लैंड होता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे आप शरीर का बॉस समझ सकते हैं। ठीक है, दिमाग में बैठा हुआ बॉस। हाँ, अब ये बॉस गले में बैठे थायराइड ग्लैंड को एक सिग्नल भेजता है, एक ऑर्डर देता है। इस ऑर्डर को ही TSH या थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहते हैं। एक सेकंड, तो TSH असल में थायराइड का अपना हार्मोन नहीं है, ये दिमाग की तरफ से आया हुआ एक ऑर्डर है। बिल्कुल सही पकड़ा। TSH वो ऑर्डर है जो गले के थायराइड ग्लैंड को कहता है कि भाई शरीर के लिए T3 और T4 हार्मोन्स बनाओ। अच्छा, तो गड़बड़ कहाँ होती है? अब सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में होता ये है कि गले का थायराइड ग्लैंड किसी वजह से कमजोर पड़ने लगता है। वो आसानी से T3 और T4 नहीं बना पाता। तो दिमाग का बॉस क्या करेगा? बॉस काम करवाने के लिए और जोर से चिल्लाएगा। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देगा ताकि गले वाले ग्लैंड पर दबाव पड़े। ये तो बिल्कुल एक कार के इंजन की तरह लग रहा है। कार का इंजन कैसे?
मतलब मान लीजिए एक कार हाईवे पर चल रही है और उसका इंजन खराब होने लगा है। हाँ। अब उसी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की नॉर्मल स्पीड को बनाए रखने के लिए ड्राइवर को एक्सेलरेटर पर बहुत ज्यादा दबाव डालना पड़ रहा है। हाँ, बहुत रेस देनी पड़ रही है। बिल्कुल। अगर कोई बाहर से सिर्फ स्पीडोमीटर देखेगा तो उसे लगेगा कार तो नॉर्मल स्पीड पर चल रही है, जो कि हमारे T3 और T4 है। क्या बात है। लेकिन इंजन अंदर ही अंदर बुरी तरह संघर्ष कर रहा है, जो कि हमारा बढ़ा हुआ TSH है। ये क्या शानदार उदाहरण दिया है आपने, सच में बिल्कुल यही होता है। जब मरीज बेसिक ब्लड टेस्ट कराता है तो स्पीडोमीटर यानी T3 और T4 नॉर्मल रेंज में दिखते हैं। और डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है। हाँ, डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता है, आमतौर पर 2.5 से 10 के बीच। और यही वो संघर्ष है जो मरीज महसूस कर रहा होता है। बिल्कुल। इंजन पर पड़ रहा ये भारी दबाव ही वो कारण है जिससे इंसान को थकान, सुस्ती और वजन बढ़ने जैसे सारे लक्षण महसूस होते हैं। ये तो बहुत डरावना है कि ये सब छुपकर हो रहा है। और आपको पता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार भारत में 35 से 49 वर्ष की महिलाओं में ये समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसे अब नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हाँ, अब जब किसी को ये एहसास होता है कि उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म संघर्ष कर रहा है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया दवा खाने की नहीं होती। हाँ, लोग अमूमन सबसे पहले घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। बिल्कुल। इंसान सबसे पहले अपना फ्यूल यानी अपनी डाइट बदलने की कोशिश करता है। लोग सीधे रसोई घर की तरफ भागते हैं। और रसोई में सबसे पहले क्या दिखता है? नमक का डब्बा। बचपन से हमने टीवी पर वो विज्ञापन देखे जिनमें डराया जाता था कि अगर आयोडीन वाला नमक नहीं खाया तो गले में बड़ा सा घेंगा हो जाएगा। तो आयोडीन तो हमारा रक्षक होना चाहिए ना। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? देखिए, एक समय था जब हमारी मिट्टी में आयोडीन की भारी कमी थी और लोगों को सच में घेंगा होता था। तब आयोडीन युक्त नमक सच में एक संजीवनी की तरह था। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ अभियान था। लेकिन आज मेडिकल जर्नल्स में जो नई रिसर्च छप रही है वो एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जरूरत से ज्यादा आयोडीन का सेवन आज के समय में हाशिमोटो जैसी ऑटो इम्यून थायराइड बीमारी के खतरे को 4 गुना तक बढ़ा रहा है। 4 गुना? ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब जो चीज हमें बचाने के लिए डिजाइन की गई थी वही अब हमें नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। ऐसा शरीर के अंदर होता कैसे? आयोडीन नुकसान कैसे कर सकता है? इसे ऐसे समझते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड में थायरोग्लोब्युलिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक है। ये एक बहुत ही मिलनसार और जरूरी वर्कर है हमारे शरीर का। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में आयोडीन खाने लगते हैं तो वो एक्स्ट्रा आयोडीन इस प्रोटीन के साथ जाकर चिपक जाता है और फिर वो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, इसके रूप को ही बदल देता है। मतलब उस वर्कर ने अचानक से अपने चेहरे पर एक नकाब या कोई स्की मास्क पहन लिया। बिल्कुल, एकदम सटीक कहा। और जैसे ही वो वर्कर नकाब पहनता है, हमारे शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम उसे पहचान नहीं पाता। अरे बाप रे। इम्यून सिस्टम जो हमारी रक्षा करने के लिए बना है, उसे लगता है कि कोई बाहरी दुश्मन या वायरस आ गया है और वो अपने ही थायराइड ग्लैंड पर हमला कर देता है। अपने ही सेना अपने घर पर हमला कर रही है। हाँ, इस फ्रेंडली फायर को ही हाशिमोटो कहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि लोगों को पैकेट वाला आयोडीन नमक पूरी तरह से कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोडीन शरीर के लिए जरूरी है, खासकर गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान। उस वक्त लगभग 250 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की जरूरत होती है। तो एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? एक आम इंसान के लिए आयुर्वेद एक बहुत ही संतुलित विकल्प देता है। सेंधा नमक? हाँ, आयुर्वेद में थायराइड के इलाज में जैसे क्षार बस्ती की प्रक्रिया होती है, उसमें सेंधव लवण यानी सेंधा नमक का उपयोग बताया गया है। सेंधा नमक में ऐसा क्या खास है? सेंधा नमक की खासियत ये है कि इसमें सोडियम और पोटेशियम का बहुत ही प्राकृतिक संतुलन होता है। ये किसी एक केमिकल से ओवरलोडेड नहीं होता। ये बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी है। अच्छा, डाइट की बात हो ही रही है तो अनाज पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, अनाज को लेकर भी बहुत सारे मिथक हैं। बिल्कुल। हमने कई ग्रामीण और टियर 2, टियर 3 शहरों के मामलों में देखा है कि लोगों के मन में एक गहरा डर बैठ गया है। किस बात का डर? उन्हें लगता है कि बाजरा खाने से घेंगा या थायराइड होता है। क्या इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है? अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। अच्छा। हाँ, फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन नाम के जर्नल में हाल ही में एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च छपी है। उन्होंने पाया कि ऐसा कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे
कि संतुलित आहार में बाजरा खाने से आम लोगों में घेंगा होता है। मतलब बाजरा बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल। बाजरा फाइबर, आयरन और कई सारे मिनरल्स का खजाना है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के डर से इतने ताकतवर अनाज को अपनी थाली से बाहर कर देना, ये स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा समझौता होगा। तो बाजरा विलन नहीं है। लेकिन डॉक्टर, अगर हम शरीर के अंदर के विलन और हीरो की बात करें तो हमारी रिसर्च के दौरान एक बात बार बार सामने आई। क्या बात? ऐसा लगता है कि सारा खेल हमारे पेट के अंदर चल रहा है। आजकल हर मेडिकल रिसर्च आंतों के बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोम पर आकर क्यों रुक जाती है? क्योंकि, और ये बात सबको जाननी चाहिए, हमारा 70% इम्यून सिस्टम हमारी आंतों में ही रहता है। 70%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बुरे। तो थायराइड का इससे क्या लेना देना? नई रिसर्च ये साफ दिखाती है कि जिन लोगों को ऑटो इम्यून थायराइड बीमारी होती है, उनके पेट में बिफिडोबैक्टीरियम जैसे अच्छे बैक्टीरिया की भारी कमी हो जाती है। और वही दूसरी तरफ बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस जैसे नुकसानदायक बैक्टीरिया की फौज एकदम से बढ़ जाती है। तो पेट के इन बुरे बैक्टीरिया के बढ़ने से गले में बैठे उस छोटे से थायराइड ग्लैंड को कैसे नुकसान पहुंचता है? इनका कनेक्शन क्या है आपस में? कनेक्शन है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। अच्छा। जब ये बुरे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो ये आंतों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे मेडिकल भाषा में लीकी गट कहते हैं। लीकी गट मतलब आंतें लीक करने लगती हैं? हाँ, आंतों की दीवार में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिनसे अनपचे खाने के प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स सीधे खून में रिसने लगते हैं। ओहो। और जब ये टॉक्सिन्स खून में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम पैनिक मोड में आ जाता है। वो फिर से अंधाधुंध हमला शुरू कर देता है। बिल्कुल। और इस अफरा तफरी में, इस क्रॉसफायर में थायराइड ग्लैंड भी उस हमले की चपेट में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को अपना थायराइड ठीक करना है तो सबसे पहले उसे अपना पेट ठीक करना होगा। 100%। पेट ठीक करना सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। ये पूरा सिस्टम कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अमेजिंग। हाँ, हमारी बॉडी एक पूरी यूनिट की तरह काम करती है। अब इस चर्चा को उस दशा में ले चलते हैं जहां इस बीमारी का प्रभाव शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। महिलाओं का स्वास्थ्य। हाँ, महिलाओं का स्वास्थ्य, उनके हार्मोन्स, पीरियड्स और सबसे खास गर्भावस्था। ये एक ऐसा विषय है जिसे हर परिवार को समझना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। हाँ, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। शुरुआत के कुछ महीनों में गर्भ में पल रहे शिशु का अपना थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा होता। एक सेकंड, तो शिशु के दिमाग और नर्वस सिस्टम का विकास कैसे होता है? उससे वो जरूरी हार्मोन कहाँ से मिलता है? वो पूरी तरह से, मतलब 100% अपनी माँ के थायराइड हार्मोन पर निर्भर होता है। प्लेसेंटा के जरिए माँ का हार्मोन सीधे बच्चे तक पहुँचता है। अच्छा। और यही कारण है कि गर्भावस्था में माँ के शरीर में थायराइड हार्मोन की डिमांड अचानक से 50% तक बढ़ जाती है। ये तो बहुत बड़ा जंप है। मैंने हमारी रिसर्च के दौरान भारत सरकार की जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या JSSK की गाइडलाइंस पढ़ी थी। उसमें क्या देखा आपने? उनमें जो थायराइड के मार्जिन दिए हैं वो बहुत ही सख्त हैं। मतलब एक आम इंसान के लिए TSH लेवल 4 या 5 तक नॉर्मल माना जाता है ना? हाँ, आमतौर पर 5 तक नॉर्मल मानते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सरकार चाहती है कि TSH 2.5 से कम रहे और दूसरी तीसरी तिमाही में 3 से कम। सरकार इतने कड़े नियम क्यों लागू कर रही है? क्योंकि अगर माँ के शरीर में हार्मोन की थोड़ी सी भी कमी हुई तो परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। जैसे कि शुरुआती महीनों में मिसकैरेज या गर्भपात का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओहो। और अगर प्रेगनेंसी आगे बढ़ भी जाए तो माँ को प्री एक्लेम्शिया यानी अचानक से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। ये सब सिर्फ एक हार्मोन की कमी से? हाँ, और सबसे दुखद बात, अगर हार्मोन कम रहा तो शिशु का दिमागी विकास हमेशा के लिए धीमा पड़ सकता है। इसीलिए मार्जिन इतने कड़े रखे गए हैं। थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा तो तुरंत इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर, चलिए एक जमीनी हकीकत पर बात करते हैं। बताइए। Tier 2 या Tier 3 शहरों में एक आम परिवार के लिए बार बार ये टेस्ट कराना, डॉक्टर की भारी भरकम फीस देना और इलाज का खर्च उठाना, ये सब बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। कई लोग तो सिर्फ इसी खर्च के डर से
या झंझट से बचने के लिए टेस्ट ही नहीं कराते। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि भारत सरकार के इस JSS के कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए ये सारे टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हैं। बिल्कुल मुफ्त। हाँ, मुफ्त या बहुत ही रियायती दरों पर इलाज की सुविधा मौजूद है। पैसों की कमी के कारण किसी भी शिशु का भविष्य दांव पर नहीं लगना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी जानकारी है। अच्छा, जन्म के बाद का क्या? जन्म के बाद का समय और भी क्रिटिकल होता है। हमने जो मेडिकल सोर्सेज इकट्ठे किए हैं उनमें एक टर्म बार बार आ रहा था, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? इस पर भारत का एक आंकड़ा है जो शायद सबको चौंका देगा। यहाँ पैदा होने वाले हर 1042 बच्चों में से एक बच्चे को जन्मजात थायराइड होता है। क्या 1042 में से एक? जी हाँ, इसे कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। मतलब जन्म से ही उनका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा होता। ये कोई दुर्लभ बीमारी नहीं लग रही है, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसे जन्म के तुरंत बाद नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा? अगर शुरुआती कुछ हफ्तों में इसका पता नहीं चला तो बच्चे के दिमाग का विकास वहीं रुक जाता है और वो जीवन भर के लिए मानसिक विकलांगता या मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। ये बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात है ना? लेकिन इससे बचने का तरीका बहुत ही आसान है। क्या तरीका है? बच्चे के जन्म के 36 से 48 घंटे के भीतर उसकी एड़ी से खून की सिर्फ एक बूंद ली जाती है और ये टेस्ट किया जाता है। एक सवाल यहाँ उठता है कि ये 36 से 48 घंटे का इंतजार क्यों? मतलब जन्म के तुरंत बाद ही टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ से बाहर की दुनिया में आने के स्ट्रेस की वजह से उसके शरीर में स्वाभाविक रूप से TSH का एक उछाल आता है। अच्छा, एक नेचुरल स्पाइक। हाँ, अगर हम तुरंत टेस्ट करेंगे तो रिपोर्ट में TSH बहुत ज्यादा दिखेगा और डॉक्टर घबराकर गलत इलाज शुरू कर सकते हैं। समझ गया। 48 घंटे के आसपास ये लेवल स्थिर हो जाता है, तब बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। अगर हार्मोन की कमी है तो तुरंत दवा शुरू करके बच्ची को एक पूरी तरह से नॉर्मल जीवन दिया जा सकता है। मतलब सिर्फ खून की एक बूंद एक पूरा जीवन बचा सकती है। बिल्कुल बचा सकती है। अब जब बात इलाज की हो ही रही है तो चलिए विकल्पों पर भी बात करते हैं। आधुनिक विज्ञान बनाम आयुर्वेद, दोनों की अपनी अपनी जगह है। एलोपैथी में तो लीवोथायरॉक्सिन नाम की दवा सबसे प्रमुख है ना? हाँ, मॉडर्न मेडिसिन में लीवोथायरॉक्सिन सबसे सुरक्षित और स्टैंडर्ड इलाज है। ये कोई बाहरी केमिकल नहीं है, बल्कि शरीर में उसी हार्मोन की भरपाई करती है जो आपका शरीर खुद नहीं बना पा रहा। और प्रेगनेंसी में भी सेफ है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प है। कई लोग जीवन भर, मतलब रोज सुबह उठकर खाली पेट एक गोली खाने के विचार से ही घबरा जाते हैं। हाँ, पिल फटीग हो जाता है लोगों को। वो एक प्राकृतिक रास्ता ढूंढते हैं। हमारे सोर्सेज में आयुर्वेद का भी गहरा जिक्र मिला है हमें। आयुर्वेद इस बीमारी के मूल कारण को कैसे देखता है? आयुर्वेद का नजरिया बड़ा अलग है। वो लक्षणों को दबाने पर नहीं, बल्कि शरीर को वापस संतुलन में लाने पर काम करता है। हालांकि पुरानी संहिताओं में थायराइड ग्लैंड नाम का कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो फिर वो इसे पहचानते कैसे थे? इसके जो लक्षण है वो आयुर्वेद में गलगंड, मेदो रोग और सबसे महत्वपूर्ण अग्निमांद्य से मेल खाते हैं। अग्निमांद्य, ये शब्द थोड़ा भारी है। इसका मतलब क्या पेट की वो जो पाचन अग्नि होती है उसका कमजोर पड़ जाना है? बिल्कुल सही। जिसे आज मॉडर्न साइंस धीमा मेटाबॉलिज्म कह रहा है, आयुर्वेद उसे हजारों साल पहले ही कमजोर अग्नि कह चुका है। क्या बात है। जब शरीर की अग्नि कमजोर होती है तो खाना ठीक से पचता नहीं है। वो अधपचा खाना शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स या विषैले तत्व बनाने लगता है। और ये आम ही वो लीकी गट वाले टॉक्सिन्स हैं जो खून में जाते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये आम शरीर के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। आयुर्वेद मुख्य रूप से थायराइड को कफ और वात दोष का असंतुलन मानता है। तो क्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर कोई ठोस वैज्ञानिक रिसर्च है आज के समय में, या ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खे हैं? नहीं, पूरी तरह से प्रमाणित रिसर्च मौजूद है आज। उदाहरण के लिए कचनार गुग्गुल को ही ले लीजिए। इसके बारे में मैंने सुना है। कई क्लिनिकल ट्रायल्स में बाकायदा देखा गया है कि सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों को जब 12 हफ्तों तक कचनार गुग्गुल दिया गया तो उनका बढ़ा हुआ TSH लेवल काफी नीचे आया। और सूजन भी कम हुई होगी। बिल्कुल, थायराइड ग्लैंड की सूजन कम हुई। और मैंने अश्वगंधा के बारे में भी बहुत पढ़ा है, हर जगह इसका नाम आता है। ये थायराइड में कैसे काम करता है? यहाँ विज्ञान बहुत ही खूबसूरती तरीके से काम करता है।
अश्वगंधा सीधे तौर पर थायराइड का कोई हार्मोन नहीं बढ़ाता है। तो फिर ये फायदा कैसे करता है? ये एक अडेप्टोजन है। इसका काम है शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करना। अच्छा, स्ट्रेस कम करता है। हाँ, देखिए, जब शरीर भारी तनाव में होता है तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है और थायराइड के काम को रोक देता है। समझ गया। अश्वगंधा उस तनाव के धुएं को साफ करता है ताकि थायराइड ग्लैंड वापस खुलकर सांस ले सके और अपना काम कर सके। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, आयुर्वेद कोई जादू की गोली नहीं है कि बस खाई और ठीक हो गए। इसके लिए डाइट और लाइफस्टाइल में बहुत कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। सही बात है। चलिए अब एक बहुत ही जमीनी और व्यवहारिक समस्या पर आते हैं जो लगभग हर परिवार को प्रभावित करती है। दवाओं का खर्च। बिल्कुल, लोग दवाइयों पर पैसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने अपनी रिसर्च के दौरान रेडिट पर एक बहुत लंबी चर्चा पढ़ी थी। क्या कह रहे थे लोग? एक मरीज ने लिखा कि जो ब्रांडेड दवा उसे 320 रुपीस में मिलती थी, वही जेनेरिक दवा उसने जनऔषधि केंद्र से सिर्फ 36 रुपए में खरीद ली। ये बहुत आम बात है आजकल। अब देखिए, अगर मैं एक आम मरीज हूं तो मैं सोचूंगा कि बड़ी कंपनियां तो सिर्फ पैसे लूट रही हैं, केमिकल तो गोली के अंदर एक ही है। क्या वो मरीज इस मामले में गलत सोच रहा है? ये एक ऐसा मुद्दा है जहां आधी जानकारी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा क्यों? देखिए, ज्यादातर बीमारियों में जैसे बुखार या बीपी, जेनेरिक दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं और उन्हें लेना भी चाहिए। लेकिन थायराइड की दवा यानी लेवोथायरॉक्सिन का मामला बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? इस दवा का जो डोज होता है ना, वो मिलीग्राम में नहीं बल्कि माइक्रोग्राम में होता है। जरा रुकिए, माइक्रोग्राम मतलब 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा। ये तो रेत के एक बहुत ही छोटे से कण के बराबर हुआ। बिल्कुल। अब सोचिए, रेत के एक कण जितनी दवा से तो कोई गोली बन ही नहीं सकती। आप उसे हाथ में कैसे पकड़ेंगे? हाँ, वो तो दिखेगी नहीं। तो दवा बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं? उसमें 99% फिलर्स मिलाती हैं। फिलर्स? जैसे लैक्टोज या स्टार्च, ताकि गोली का आकार बड़ा हो सके और मरीज उसे आसानी से निगल सके। अच्छा, तो असली दवा तो सिर्फ वो रेत का कण है, बाकी सब सिर्फ पैकेजिंग और फिलर है। सही कहा। अब रेडिट पर कई डॉक्टरों और मरीजों ने जो अनुभव साझा किए हैं वो ये बताते हैं कि जेनेरिक दवाओं के क्वालिटी कंट्रोल में कई बार उतार चढ़ाव आ जाता है। मतलब फिलर की क्वालिटी में? हाँ, अगर किसी सस्ती दवा में ऐसा फिलर इस्तेमाल किया गया है जो पेट के एसिड में ठीक से नहीं घुलता, तो क्या होगा? वो दवा एब्जॉर्ब नहीं होगी। बिल्कुल, वो रेत के कण जैसी असली दवा आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी और वैसे ही शरीर से बाहर निकल जाएगी। अरे बाप रे! आपको लगेगा आपने दवा खा ली है, आप खुश होंगे कि पैसे बच गए, लेकिन आपका थायराइड अंदर ही अंदर भूखा मर रहा होगा। मतलब सिर्फ कुछ 100 रुपए बचाने के चक्कर में उस मरीज का पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है। ऐसा अनगिनत लोगों के साथ हुआ है। ब्रांड बदलने से अचानक उनका TSH, सोडियम और पोटेशियम का स्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर चला गया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमेशा सख्त हिदायत देते हैं कि थायराइड की दवा का ब्रांड कभी नहीं बदलना चाहिए। जो खा रहे हैं वही खाते रहें। हाँ, जिस ब्रांड पर आपकी बॉडी सेट हो गई है उसी पर टिके रहें। अगर मजबूरी में बदलना भी पड़े तो 6 हफ्ते बाद दोबारा फुल ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है ताकि डोज एडजस्ट की जा सके। ये पैसे बचाने की जगह बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही काम की सलाह है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने क्या क्या समेटा? हमने बहुत कुछ कवर किया है आज। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमने जाना कि शरीर के संकेतों को कभी नजरअंदाज ना करें। बिना वजह थकान या वजन बढ़ना सिर्फ काम का तनाव नहीं है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि अगर लक्षण है तो सिर्फ नॉर्मल रिपोर्ट देकर संतुष्ट ना हो, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की जांच करें, क्योंकि कार का इंजन अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा हो सकता है। और हमने डाइट के मिथक भी तोड़े। हाँ, बाजरा विलन नहीं है और असली समस्या हमारे गट बैक्टीरिया के असंतुलन में हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान JSS की योजना और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के महत्व को भी समझा। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने की, थायराइड की दवा माइक्रोग्राम का खेल है, इसलिए इसके ब्रांड के साथ कोई प्रयोग न करें। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सही जानकारी ही आपको सशक्त बना सकती है। अगर आज हमारे सुनने वाले सिर्फ एक एक्शन लेना चाहें डॉक्टर, तो वो क्या होना चाहिए? अगर घर में किसी को भी लगातार थकान हो रही है, डिप्रेशन लग रहा है या वजन बढ़ रहा है, तो बेसिक ब्लड टेस्ट से काम नहीं चलेगा। तो क्या करवाएं? आज ही उनका एक पूरा थायराइड पैनल करवाएं। फुल थायराइड पैनल। इसमें सिर्फ TSH नहीं बल्कि फ्री T3,
फ्री T4 और एंटी TPO यानी थायराइड एंटीबॉडीज की जांच जरूर होनी चाहिए, तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। ये एक बहुत ही स्पष्ट और ज़रूरी कदम है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस गहरी चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक ऐसा विचार, एक ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी जो आपके सोचने के नज़रिए को पूरी तरह बदल दे। हमने आज बात की कि गर्भावस्था में माँ के स्वास्थ्य का बच्चे पर कितना गहरा असर पड़ता है, लेकिन डॉक्टर, वो नई रिसर्च क्या है जो बिल्कुल इसके उलट बात कह रही है? हाँ, ये विज्ञान की सबसे नई और सच में चौंकाने वाली खोज है। बताइए। क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उस भ्रूण के कुछ सेल्स, जिन्हें माइक्रोकाइमेरिक सेल्स कहते हैं, वो प्लेसेंटा पार करके माँ के खून में चले जाते हैं। अच्छा। और वहां से तैरते हुए वे माँ के थायराइड ग्लैंड में जाकर बस जाते हैं। एक सेकंड, मतलब बच्चे के खुद के सेल्स माँ के गले में जाकर घर बना लेते हैं? जी हाँ, और बात सिर्फ इतनी नहीं है। और क्या है? वैज्ञानिक अब ये मान रहे हैं कि डिलीवरी के कई सालों बाद, बल्कि दशकों बाद भी, बच्चे के ये सेल्स माँ के शरीर में जिंदा रह सकते हैं। दशकों तक? ये तो अद्भुत है। और ये दोधारी तलवार की तरह काम करते हैं। कैसे? अगर किस्मत खराब हो तो ये सेल्स माँ के शरीर में ऑटो इम्यून बीमारी जैसे हाशिमोटो को ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू ये है कि अगर प्रकृति मेहरबान हो और माँ का थायराइड ग्लैंड खराब हो रहा हो तो शिशु के ये हीरोज जैसे सेल्स माँ के उस अंग को अंदर ही अंदर ठीक करने में, रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? एक खामोश घुसपैठिया या एक खामोश रक्षक। मतलब एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ 9 महीने कोख में नहीं रखती, बल्कि बच्चा जिंदगी भर के लिए अपने वजूद का कुछ हिस्सा माँ के अंदर छोड़ जाता है, जो शायद ताउम्र उसकी रक्षा करता रहे। बायोलॉजी कितनी अजीब और जादुई है। जब हम सोचते हैं कि हमने शरीर को पूरी तरह समझ लिया है, ये एक नया रहस्य खोल देता है। अगली बार तक अपने शरीर के इन खामोश संकेतों को सुनते रहें और सवाल पूछना कभी बंद न करें।